ये थर्ड सेशन है, देखिए सेशन 3 ऑन काइनेमेटिक्स है। सेशन 3 ऑन काइनेमेटिक्स ऑफ पॉइंट। काइनेमेटिक्स ऑफ अ पॉइंट, ऑफ अ पार्टिकल या पॉइंट। थर्ड सेशन, ये हमारा थर्ड सेशन है। देखिए हम लोग बात करेंगे इसमें एट्थ पॉइंट, जिसमें हम लोग बात करेंगे v का, जिसको बोलेंगे वेलोसिटी vpf। हाँ, या सिंपली हम लोग बात करेंगे, देखिए 8वां में वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट P with respect to frame F। velocity of point P with respect to frame F। velocity of point P with respect to frame F at time t। उसी को हम ऐसे नोटेशन में ऐसे लिखेंगे v p f ब्रैकेट t। v फॉर वेलोसिटी, p फॉर पॉइंट जिसका वेलोसिटी हम नोट कर रहे हैं, f हो गया फ्रेम जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, और t मेरा टाइम हो गया। अच्छा, इसी को शॉर्ट में केवल हम लोग v से डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय दिस इन शॉर्ट। अच्छा, ये v क्या है बेसिकली? इट इज द लिमिटिंग क्वांटिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डेल्टा t एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, या limiting value of delta r by delta t as delta t tends to 0, जिसको हम लिखेंगे कैलकुलस नोटेशन में, इसको लिखेंगे dr by dt in frame f। ये देखिए कैलकुलस नोटेशन में ऐसे लिखेंगे। कैलकुलस नोटेशन में इट विल रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। कैलकुलस नोटेशन में इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ठीक है, कैलकुलस नोटेशन में ऐसे लिखेंगे, लाइन बना के बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर फ्रेम का नाम डाल देंगे। ये देखिए ये वेलोसिटी है, देखिए ये वेलोसिटी है। अच्छा, इस देखिए इसमें 2 पॉइंट समझना है। पहला बात जान लीजिए, अच्छा वेलोसिटी के शॉर्ट में v लिखेंगे। पहला बात, वेलोसिटी जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। v इज अ वेक्टर क्वांटिटी। v एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड होगा। इस वेक्टर विल हैव सम डायरेक्शन, विल हैव सम मैग्नीट्यूड। अच्छा देखिए, v का जो डायरेक्शन होता है, v का डायरेक्शन, इट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व पाथ एट p ब्रैकेट t। डायरेक्शन ऑफ v pf t, और सिंपली v is along tangent to the path of p at time t
along the direction of motion of P. Direction of motion of P. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो स्टेटमेंट लिखा गया है, डायरेक्शन ऑफ VPF ब्रैकेट T और सिंपली V is along tangent to the path of P at time T along the direction of motion of point P. Along the direction of motion of point P. अच्छा, पहले इसको समझिए क्यों है सर, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए इसको, जो बोल रहे हैं, हाँ, y, इसको समझिए, y डायरेक्शन ऑफ VPFT, y डायरेक्शन ऑफ VPFT इज अलोंग tangent to the curve to the path of P at time T along its direction of motion. Along its direction of motion. देखिए ये समझिए कहा है ऐसा। देखिए वजह क्या है इसका, देखिए हम बताते हैं। ये इमेजिन कीजिए मेरा फ्रेम एफ है, देखिए ये मेरा पाथ ऑफ पॉइंट की है एफ के रेस्पेक्ट में। पाथ ऑफ पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम एफ। ये मेरा बेस लोकेशन ओ हो गया। इमेजिन कीजिए कि पॉइंट पी यहां पर है टी टाइम पर। ये पी एट टी प्लस डेल्टा टी है। ये पी एट टाइम टी है, ये पी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी है। ये पी एट टाइम टी है, पी एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी है। हम लोग जानते हैं कि जो v है वेलोसिटी या सिंपली vpf ब्रैकेट t, वो क्या है, लिमिट ऑफ d बाय डेल्टा टी f as डेल्टा t टेंड्स टू 0, या इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी टेंड्स टू 0, या इसको लिखेंगे सिंपली, इसको लिखेंगे कैलकुलस नोटेशन में डी आर बाई डी टी इन फ्रेम एफ। देखिए जो इस क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा लिमिटिंग केस में, वही v का डायरेक्शन होगा। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। इन द लिमिटिंग केस डायरेक्शन ऑफ d बाई डेल्टा टी, लिमिटिंग केस मतलब as delta t tends to 0, direction of d by delta t is the direction of vector v। पहला पॉइंट क्या बोले, जैसे जैसे डेल्टा टी 0 को टेंड करेगा तो लिमिटिंग केस में जो इसका डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल है। दो वेक्टर क्वांटिटी इक्वल होने का मतलब क्या हुआ, जो एक का डायरेक्शन होगा वही दूसरे का डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ
लिमिटिंग केस में जो इस क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा वही v का डायरेक्शन होगा, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। लिमिटिंग केस मतलब जैसे जैसे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होगा। तो देखिए t से t प्लस डेल्टा टी में ये इसका डिस्प्लेसमेंट d है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट d है इस कॉर्ड के अलॉन्ग है। देखिए कॉर्ड इसको बोलेंगे, कॉर्ड। कॉर्ड तो समझते हैं ना, कॉर्ड क्या होता है? जैसे सर्कल में स्ट्रेट लाइन बना दी, सर्कल का कॉर्ड है, वैसे ये भी कॉर्ड है, इस कर्व का एक कॉर्ड है। तो t से t प्लस डेल्टा टी में हम कहना चाह रहे हैं, देखिए t से t प्लस डेल्टा टी में डायरेक्शन ऑफ d by delta t is along chord. Chord किसका? Of path P, path of point P. d by delta t का जो डायरेक्शन है वो इस कॉर्ड के अलॉन्ग है। अच्छा, अब हम क्या किए, डेल्टा टी को घटाना चालू किए। डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब यह हुआ हम कोई टाइम ले लिए डेल्टा टी 1, हाँ, दैट इज लेट डेल्टा टी 1 बी लेस देन डेल्टा टी। इसका मतलब यह हुआ, देखिए t प्लस डेल्टा टी पर पॉइंट यहां था। अच्छा, मान लीजिए डेल्टा टी के थोड़ा t प्लस डेल्टा टी के कुछ अर्लियर टाइम इंस्टेंट पर हम कुछ कंसिडर करते हैं, तो उसके डेल्टा माने जैसे यहाँ t प्लस डेल्टा टी हम टाइम इंस्टेंट लिए। अब हम टाइम इंस्टेंट लेते हैं t प्लस डेल्टा टी 1, where डेल्टा टी 1 इज लेस देन डेल्टा टी। उस समय ये पॉइंट कुछ इधर रहा होगा, ये पॉइंट हो गया t प्लस डेल्टा टी 1 हो गया। देखिए तो t से t प्लस डेल्टा टी 1 में पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे होगा, ये d1 कह देंगे, वो इस कॉर्ड के अलॉन्ग होगा। अच्छा, अब हम डेल्टा टी को और घटाते हैं, डेल्टा टी से डेल्टा टी 1 छोटा किए, अब डेल्टा टी 1 से और छोटा टाइम इंटरवल डेल्टा टी 2 कंसिडर करते हैं। यानी मेरा t प्लस डेल्टा टी 1 पर पॉइंट यहां था, तो t प्लस डेल्टा टी 2 वो पॉइंट कुछ इधर रहा होगा। तो ये देखिए p एट t प्लस डेल्टा टी 2, डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी वो पॉइंट यहां था, t प्लस डेल्टा टी 1 पर पॉइंट यहां आ गया, where डेल्टा टी 1 इज लेस देन डेल्टा टी। अच्छा, t प्लस डेल्टा टी 2 पर पॉइंट यहां आ गया, तो t से t प्लस डेल्टा टी 2 में इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, d2 होगा। अच्छा देखिए ये भी कॉर्ड है, देखिए दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड। अच्छा बताइए, अब हम और हम डेल्टा टी 2 को घटाकर डेल्टा टी 3 कर दिए, यानी मेरा टाइम इंस्टेंट हो गया p एट t प्लस डेल्टा टी 3। उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, देखिए ये उसका डिस्प्लेसमेंट था जो कि d2 था। d3 था, सो ये d था, ये d1 था, ये d1 था, ये d2 था, ये d3 था, सॉरी। तो देखिए t प्लस डेल्टा टी में, t से t प्लस डेल्टा टी में डिस्प्लेसमेंट d था, तो d बाई डेल्टा टी का क्वांटिटी इस कॉर्ड के अलॉन्ग था। अच्छा, डेल्टा टी को हम t प्लस डेल्टा टी की कुछ अर्लियर टाइम इंस्टेंट पर पॉइंट भी कंसीडर किए, तो t प्लस डेल्टा टी 1 में पॉइंट यहां था, समवेयर यहां पर, तो t से t प्लस डेल्टा टी 1 में उसका डिस्प्लेसमेंट ये कॉर्ड है d1, तो d1 बाय डेल्टा टी 1 का डायरेक्शन इधर होगा। अच्छा, और हम t प्लस डेल्टा टी 2 लिए, डेल्टा टी 2 जो है डेल्टा टी 1 से और छोटा है, उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां इस कॉर्ड के अलॉन्ग होगा, जिसको हम d2 लिए, इसको डिनोट नहीं किया, d2, ये d2 देख लिखे हैं, d2 लिखा है। तो t से t प्लस डेल्टा टी 2 में इसका t से t प्लस डेल्टा टी 2 में इसका डिस्प्लेसमेंट d2 हो गया यहां से यहां, तो t से t प्लस डेल्टा टी 2 में उसका d2 बाय डेल्टा टी 2 इस कॉर्ड के अलॉन्ग होगा। अच्छा, अब हम क्या किए, डेल्टा t प्लस डेल्टा टी 3 कंसिडर किए, तो डेल्टा टी 3 आपका डेल्टा टी 2 से छोटा है, तो t प्लस डेल्टा टी 3 में पॉइंट यहां था, तो t से t प्लस डेल्टा टी 3 में डिस्प्लेसमेंट ये वाला कॉर्ड होगा, छोटा वाला कॉर्ड,
तो t से t प्लस डेल्टा t3 में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहां होगा, यहां से यहां। तो t से t प्लस डेल्टा t3 में उसका d बाई डेल्टा t3 ये वाला कॉर्ड होगा। अच्छा ये हम क्यों बोले कि t प्लस डेल्टा t2 पे एक t पर यहां था तो t प्लस डेल्टा t1 पर यहां था, ऐसा काहे बोले हम? ऐसा हम इसलिए बोले क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंटरवल घटेगा तो ये सक्सेसिव पॉइंट्स तो इसका नजदीकी होगा ना। t पर यहां था, t प्लस डेल्टा t पर यहां था, तो अगर कोई हम दूसरा टाइम इंटरवल लें जो t और t प्लस डेल्टा t के बीच में है तो वो इसी सेगमेंट को कहीं ना कहीं लाई करेगा। समझे इसको जो बोले हम क्या बोले? मैंने यहां बोले t प्लस डेल्टा t पर पॉइंट यहां था तो t कुछ अर्लियर टाइम इंस्टेंट पर, मैंने t से बड़ा लेकिन t से t प्लस डेल्टा t से छोटा, उस समय पॉइंट इस पाथ के किसी सेगमेंट पर कहीं रहेगा तो यहां था। और प्रीवियस टाइम इंस्टेंट लिए तो यहां था p, और प्रीवियस टाइम इंस्टेंट लिए तो पॉइंट यहां था। अच्छा आप बताइए इसे क्या ऑब्जर्व करते हैं? जैसे जैसे मेरा डेल्टा टी घटता चला जाएगा तो जो सक्सेसिव कॉर्ड्स बनेगा, जैसे पहला कॉर्ड ये था, दूसरा कॉर्ड ये था, तीसरा कॉर्ड ये था, चौथा कॉर्ड ये था, तो सक्सेसिव टाइम इंटरवल मेरा छोटा होते जाएगा तो जो सक्सेसिव कॉर्ड्स बनेगा लिमिटिंग केस में वो कॉर्ड क्या हो जाएगा? टेंजेंट टू द कर्व एट p ब्रैकेट t हो जाएगा, होगा ना? इन द लिमिटिंग केस, in the limiting case direction of, in the limiting case as delta t tends to 0, direction of d by delta t tends to tangent to the curve tangent to the path of p, tangent to the path of p, tangent tends to the tangent of the path of p at p bracket t along its direction of motion, along its डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैंने बस हम बोले ना कि वीपीएफटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू द पाथ काहे होगा, इसका कारण बता दिए हम। इसमें बस यही बोले बेसिकली कि वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा, वीपीएफटी का वही डायरेक्शन होगा जो लिमिटिंग केस में इसका डायरेक्शन होगा एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, वेलोसिटी वीपीएफटी का वही डायरेक्शन होगा जो इसका डायरेक्शन होगा इन द लिमिटिंग केस एज डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो टी टाइम पर पॉइंट यहां था, टी प्लस डेल्टा टी पर पॉइंट यहां था, तो टी से टी प्लस डेल्टा टी में डी का ये डायरेक्शन था, कॉर्ड के अलोंग था, तो डी बाई डेल्टा टी का डायरेक्शन इस कॉर्ड के अलोंग था। अब हम और प्रीवियस टाइम इंस्टेंट्स कंसीडर किए, टी प्लस डेल्टा टी के पहले लेकिन टी के बाद, तो टी प्लस डेल्टा टी में पॉइंट यहां कहीं था, तो t से t प्लस डेल्टा टी में उसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां होगा जिसको d1 बोले हम। तो t से t प्लस डेल्टा टी में d1 बाई डेल्टा t1 का ये कॉर्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा t प्लस डेल्टा t1 के और प्रीवियस टाइम इंस्टेंट पर हम कंसीडर किए और कुछ और पहले तो t के बाद इन t प्लस डेल्टा t1 के पहले पॉइंट p यहां कहीं था, यानी t प्लस डेल्टा t2 पर पॉइंट p यहां था, तो t से t प्लस डेल्टा t2 में पॉइंट का यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट था, उसको d2 बोले। तो t से t प्लस डेल्टा t2 में d2 बाई डेल्टा t2 का ये डायरेक्शन था, इस कॉर्ड के अलोंग था। अच्छा और प्रीवियस टाइम इंस्टेंट हम कंसीडर किए जो t प्लस डेल्टा t2 से छोटा है और टाइम t से बड़ा है, तो वो मेरा p t प्लस डेल्टा t3 यहां था, उस यहां पर था पॉइंट। तो t से t प्लस डेल्टा t3 में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां था जो कि d3 था। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट d3 के बराबर है, देखिए तो d3 बाई डेल्टा t3 का ये कॉर्ड का डायरेक्शन होगा। अब आप देख लीजिए जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल का साइज घटाते जाएंगे तो लिमिटिंग केस में जो कॉर्ड है ये टेंजेंट टू द कर्व एट p ब्रैकेट t हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम डेल्टा t घटाएंगे ये जो सक्सेसिव पॉइंट्स हमको मिलता जा रहा है, इसके पहले और प्रीवियस इंस्टेंट लेंगे तो पॉइंट यहां कहीं रहेगा और प्रीवियस इंस्टेंट तो यहां रहेगा। तो लिमिटिंग केस में जब ये पॉइंट बहुत नजदीक हो जाएगा इसके, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टेंजेंट टू द कर्व एट p ब्रैकेट t हो जाएगा। तो लिमिटिंग केस में d बाई डेल्टा t का डायरेक्शन जो होगा एज डेल्टा t टेंड्स टू 0, वो डायरेक्शन जो होगा टेंजेंट टू द कर्व एट p ब्रैकेट t के अलोंग हो जाएगा। वही वीपीएफटी का भी वही डायरेक्शन हो जाएगा।
आई होप कि आप लोग समझ में आ गया। और बस हम बोलना चाह रहे हैं जैसे जैसे मेरा टाइम इंटरवल श्रिंक करेगा तो सक्सेसिव पॉइंट जो हमको मिल रहा है, जैसे ये मिला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो वो नजदीक पॉइंट और पी के बहुत करीब होता जाएगा। तो जब पी के बहुत करीब हो जाएगा तो पी और उस करीब वाले पॉइंट को जोड़ेंगे, ऑलमोस्ट टेंजेंट टू द कर्व एट पी ब्रैकेट टी हो जाएगा। इट विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट पी ब्रैकेट टी, पी ब्रैकेट टी के लॉन्ग टेंजेंट से कोइंसाइड कर जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट टू द कर्व एट पी ब्रैकेट टी क्यों होगा, ये हम पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो जब डेल्टा टी पर था तो ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, टी प्लस डेल्टा टी पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट, टी प्लस डेल्टा टी टू पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो टी और टी प्लस डेल्टा टी थ्री पर ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो लिमिटिंग केस में जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो ये पॉइंट और वो नियर बाई यहां वाला पॉइंट लेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे तो ऑलमोस्ट टेंजेंट टू द कर्व एट पी ब्रैकेट टी हो जाएगा। वही वेलोसिटी का भी डायरेक्शन हो जाएगा। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं। ये मेरा D3 है, देखिए दिस इज D3 और ये मेरा D2 है। तो जैसे जैसे मेरा टाइम इंटरवल घटता जाएगा, जैसे t प्लस डेल्टा टी में p और ये दो पॉइंट था मेरा d निकालने के लिए, t से t प्लस डेल्टा टी में ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिसके लिए d निकालेंगे, d जिसको d1 बोले, t से t प्लस डेल्टा टी में ये पॉइंट है, ये पॉइंट जिसको d2 बोले। तो जैसे जैसे डेल्टा टी घटता जाएगा तो उसमें जो d जो वेक्टर लिमिटिंग वेक्टर d होगा वो ये पॉइंट होगा और एक और बहुत ये करीब का पॉइंट, ये इधर गया फिर ये गया और नजदीक बहुत p के बहुत नजदीक हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, टेंजेंट टू द कर्व एट पी ब्रैकेट टी हो जाएगा। वही मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। वेलोसिटी का है उसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट टू द कर्व एट पी ब्रैकेट टी होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बता दिया, इसको मिटा देता है। अच्छा एक पॉइंट और देखिए वेलोसिटी के बारे में। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एक चीज और ध्यान देना है कि वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट डिपेंड करेगा फ्रेम पर, क्या कि डिस्प्लेसमेंट फ्रेम पर डिपेंड करता है, बट उसका जो वो फ्रेम में बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा, क्या कि डिस्प्लेसमेंट बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पॉइंट P, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पॉइंट P velocity of a moving point P depends on the frame of observation. Depends on the frame of observation. Depends on the frame of क्या? Observation. But is independent of choice of base location within a frame. देखिए ये जो बेस लोकेशन का हम लोग बात कर रहे हैं, किसी फ्रेम का बेस लोकेशन, वो सिंपली मीन करता है फ्रेम का वो लोकेशन जहां से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसका बेस लोकेशन है सिंपली। इसका सिंपल मीनिंग है बेस लोकेशन मतलब हुआ फ्रेम का वो लोकेशन जहां से हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं।
वो उस फ्रेम का बेस लोकेशन कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए पहला फ्रेम पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, कहाँ फ्रेम पर डिपेंड करेगा। दिस विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल इन द चैप्टर ऑन रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, कहाँ वेलोसिटी फ्रेम पर डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ बेस लोकेशन विद इन अ फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ना मेरा ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड है मेरा ये, मान लीजिए कोई फ्लाई है, इंसेक्ट, हवा में इंसेक्ट है, मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। दो आदमी खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, उसका बेस लोकेशन O1 है, एक दूसरा आदमी यहां खड़ा है, इसका बेस लोकेशन O2 है। मान लेते हैं कि 9 AM पर, सुबह 9 बजे सुबह ये ऑब्जर्वर बोला, जो बेस लोकेशन O1 पर है, वो बोला कि इंसेक्ट का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। उसी 9 बजे ये जो ग्राउंड फ्रेम का ये जो दूसरा ऑब्जर्वर है जो O2 पर सिचुएटेड है, वो भी बोलेगा कि 9 बजे इस इंसेक्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रिकॉर्ड करेगा दोनों। तो ये एक बेस लोकेशन है, ये दूसरा बेस लोकेशन है। बेस लोकेशन यहां ले चाहे यहां ले ग्राउंड का, 9 बजे ये दोनों ऑब्जर्वर इंसेक्ट का एक ही वेलोसिटी असाइन करेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट। बेस लोकेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। किसी फ्रेम में किसी पॉइंट का वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर क्या होगा, वो उस इंस्टेंट पर इंडिपेंडेंट है कि ऑब्जर्वर बेस लोकेशन पर है, किस बेस लोकेशन पर है। उस फ्रेम के किसी भी बेस लोकेशन से देखेगा उस इंस्टेंट पर उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी सेम ही दिखेगा। लेकिन फ्रेम पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर बोला कि 9 बजे इसका इंसेक्ट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इमेजिन कीजिए कि यहां पर दूसरा कोई फ्लाई है, या मान लीजिए कि कोई जैसे कोई और फ्रेम ले लेते हैं। मान लीजिए हम कोई और फ्रेम लेते हैं से कि एक आदमी और है, पर्सन, जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है आदमी। तो ये 9 बजे इसका वेलोसिटी 2 नहीं बोल के कुछ और ऑब्जर्व करेगा। ये पर्सन बोलेगा इसका वेलोसिटी समटाइम से है से 2.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलेगा। किसके रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन। ये कोई और फ्रेम हो गया, दूसरा पर्सन हो तो दूसरा फ्रेम हो गया, ये जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ये इंसेक्ट का 9 बजे वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड नहीं बोल के कुछ और वैल्यू असाइन करेगा, 2.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने बस हम बोल दिए कि वेलोसिटी फ्रेम पर डिपेंड करेगा। इन फ्रेम में बेस लोकेशन कहां है उस पर डिपेंड नहीं करेगा एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट। ये समझा दिए हम। और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा उसके टेंजेंट के अलोंग होगा, पाथ के टेंजेंट के अलोंग एट दैट इंस्टेंट, along its sense or direction of motion, along its direction of क्या, motion। अच्छा, ये वेलोसिटी बता दिए। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर है बता दिए आपको, उसका डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगा, ये भी समझा दिए हम। वो बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा, फ्रेम के चॉइस पर डिपेंड करेगा। रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि काहे फ्रेम के चॉइस पर डिपेंड करेगा। ये हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान देना है कि स्पीड 9th, अच्छा वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, वही स्पीड कहलाता है। ये 9th पॉइंट हो गया, देखिए 9th पॉइंट है, देखिए 9th पॉइंट। स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यानी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, या सिंपली v लिखेंगे से। तो स्पीड क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जितना फास्ट मूव करेगा स्पीड उतना ही ज्यादा होगा, जितना स्लो मूव करेगा स्पीड उतना ही कम होगा। स्पीड इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स। मोर द स्पीड, फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव्स, लेस द स्पीड, स्लोअर द ऑब्जेक्ट मूव्स।
अच्छा इसमें एक बात देखिए जरा, अच्छा देखिए एक बात ध्यान दीजिए जरा, ये मेरा फ्रेम एफ है, ये मेरा बेस लोकेशन ओ हो गया, ये मेरा मूविंग पॉइंट का पाथ हो गया, ये मेरा पॉइंट हो गया टी टाइम टी, ये इसका पोजीशन वेक्टर एट टाइम टी हो गया बेस लोकेशन ओ के रेस्पेक्ट में। अच्छा dt सेकेंड्स लेटर पॉइंट यहां आ गया, थोड़ा इसको हम दूर दिखा रहे हैं, t प्लस डेल्टा टी में पॉइंट यहां आ गया, देखिए ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया t प्लस डी टी पर, t से t प्लस डी टी में इसका ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको हम dr लिखेंगे। dr काहे लिखेंगे, कि dt बहुत सॉरी यहाँ पर एक मिनट, t प्लस डेल्टा टी, ये डिस्प्लेसमेंट p का है t से t प्लस डी टी में, इसको लिखेंगे dr। अच्छा यहां से आज एक्चुअल डिस्टेंस है वो ds है, ds एक्चुअल डिस्टेंस है जो पॉइंट p कवर किया है, ds एक्चुअल डिस्टेंस है जितना पॉइंट p मूव किया है t से t प्लस dt में, और dr उसका डिस्प्लेसमेंट है t से t प्लस dt में। अच्छा देखिए, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए वेलोसिटी भी हम लोग जानते हैं, कैलकुलस नोटेशन में लिखाएगा dr बाई डी टी इन फ्रेम एफ। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, इसको चेन रूल लगाते हैं, dr बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ v जो कि v है, स्पीड लिखा हुआ है देखिए, स्पीड, ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस होगा, इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाई डी एस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ds बाई डी टी। अच्छा देखिए ds यहां पर आर्क लेंथ है और dr मेरा कॉर्ड है यहां से यहां, चूंकि मेरा dt बहुत स्मॉल है, इनफाइनेटसिमली स्मॉल है, तो ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक होगा एक दूसरे के, तो ये कोई नियर बाई पॉइंट्स, अगर कर्व पर दो नियर बाई पॉइंट्स लेंगे तो दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और दोनों के बीच का कर्व का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो सिंस हम कहना चाह रहे हैं, देखिए सिंस dt इज infinitesimally small, since dt is infinitesimally small, meaning pt and pt plus dt are very nearby points on the path of point p, are very nearby points on path of point p। अच्छा देखिए इस कर्व, पाथ यानी कर्व है, इसमें दो बहुत नियर बाई पॉइंट लेंगे तो दोनों के बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस और दोनों के बीच का जो कर्व का डिस्टेंस है ds ऑलमोस्ट इक्वल होगा। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between pt and p plus t plus dt is almost equal to what? Distance between these two points along the path. Distance between pt
and pt plus dt along the path of p, along the path of p। और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? इसका इंप्लीकेशन ये होगा कि दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है मॉड डी आर, यानी ये आर्क का डिस्टेंस, कॉर्ड का डिस्टेंस, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज सेम एज ds, मॉड ds। बट ds हम जानते हैं हमेशा डिस्टेंस का वर्ग तो हमेशा प्लस होता है, तो बट ds इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो मॉड ds को हम लोग सिंपली लिखेंगे ds लिखेंगे, मॉड ds को सिंपली हम ds से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया देखिए एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ अगर डिवाइड कर देंगे मॉड डी आर बाई मॉड डी एस तो 1 हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ डी आर बाई डी एस 1 हो जाएगा। ये क्वांटिटी मेरा 1 हो गया। दिस विल मीन कि v जो स्पीड है मेरा स्पीड वो हो जाएगा मॉड डी आर बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी। मॉड डी आर बाई डी एस 1 हो गया, तो मॉड डी एस बाई डी टी, v हो गया मॉड डी एस बाई डी टी। अच्छा मान लीजिए, देखिए पॉइंट यहां था टाइम 0 पर, यहां से यहां हो गया s डिस्टेंस मूव किया ऐसे, अब बिठाते हैं इसको। हाँ, अब देखिए s क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट P इन टाइम 0 to t। अच्छा देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय पॉइंट P इन 0 to t जो होगा ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम होगा। देखिए पॉइंट जो डिस्टेंस कवर किया टाइम के साथ, वो टाइम के साथ घटेगा तो नहीं, वो तो बढ़वे करेगा। जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठे मॉर्निंग में और रात को 10 बजे सोए, तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप जितना बार मूव किए तो डिस्टेंस कवर्ड तो आपका टाइम के साथ बढ़वे ना करेगा, घट तो नहीं सकता है। इसका मतलब यह हो गया कि st is a non-decreasing function of time, non-decreasing function of time। अब आप जानते हैं अगर नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 है, मीनिंग मॉड ds बाई डी टी मोर देन 0 है, मतलब कि मॉड ds बाई डी टी इज सेम एज ds बाई डी टी। तो यहां देखिए v जो मॉड ds बाई डी टी लिखा है तो मॉडुलस साइन को हटा सकते हैं, तो v को लिखेंगे मॉड ds बाई डी टी। ये क्वांटिटी 1 हो गया, बता दिए। अब मॉड ds बाई डी टी सिंपली ds बाई डी टी हो जाएगा, तो v हो गया ds बाई डी टी। अच्छा, डिस्टेंस कवर्ड जो है डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी, t टाइम है, v स्पीड है। अच्छा, v स्पीड है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए ds बराबर v dt हो गया, इंटीग्रल ds 0 to t लेंगे तो v dt 0 to t होगा। इंटीग्रल ds 0 to t में सिंपली s होगा, s बराबर इंटीग्रल v dt 0 to t। ये देखिए s हो जाएगा इंटीग्रल v dt 0 to t, ये s हो गया। इधर मिटा देते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं? ये वही बात देखते हैं जो पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्कस किए थे। जब भी स्पीड को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डिस्टेंस का वर्ड मिलेगा।
एस बराबर इंटीग्रल ओवर वी डी टी 0 to t mean when speed is integrated with respect to time we get the distance moved. When speed is integrated with respect to time we get distance moved. We get the distance covered by the point. हो गया, ये भी बता दिए. तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है. अच्छा, स्पीड अगेन फ्रेम पर डिपेंड करेगा, क्या कि स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी फ्रेम पर डिपेंड करता है, तो स्पीड भी फ्रेम पर डिपेंड करेगा. अच्छा, स्पीड का वैल्यू किसी इंस्टेंट पर बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा, कारण कि स्पीड जो है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी बेस लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, तो स्पीड भी बेस लोकेशन के चॉइस से इंडिपेंडेंट होगा. एक और पॉइंट ये हो गया, स्पीड ऑफ पॉइंट P at a given instant depends on the choice of frame, depends on the frame of observation, but is independent of choice of base location within a frame, but is independent of choice of base location within a frame. ये बता दिया आपको, ये पॉइंट भी हम डिस्कस कर दिए हैं. अच्छा, एक और स्पेशल केस देखिए, अगर स्पीड कांस्टेंट है, if v is constant in speed, in that case इंटीग्रल v dt 0 to t जो होगा उसमें v बाहर आ गया, 0 to t vt हो जाएगा, यानी कि s बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड बराबर लिखेंगे स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इंटू टाइम को डिस्टेंस दे देगा. उन्हें अगर मूविंग पॉइंट का स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 0 to t जो होगा वो vt, वो डिस्टेंस कवर्ड vt हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. तो डिस्टेंस कवर्ड को स्पीड इंटू टाइम तभी लिखेंगे जब स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड का भी बता दिया आपको हम. अब यहाँ क्लोज कीजिए इसको. अच्छा, इसका 4th सेशन में एक वीडियो और बनेगा, थोड़ा उसमें डिस्कस कर देंगे कुछ. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम का डिस्कशन करेंगे सक्सेसिव वीडियोस में. कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो डील करेंगे, वो मोस्ट फेमिलियर है. एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम डील करेंगे जिसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. वो भी आपको जानना चाहिए क्योंकि बहुत यूज़ होता है फिजिक्स में, उसका यूज़ होता है, उसको डिटेल में समझाएंगे आप लोग को. जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होता है रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका मैकेनिक्स में बहुत जगह यूज़ होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में यूज़ होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है. तो उसको आगे आप लोग बताएंगे हम. ये 3rd सेशन इसका क्लोज कर दीजिए, इसको यहीं क्लोज कीजिए, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. यहाँ क्लोज कीजिए इसको.